हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट चैप्टर बचा है हेल्थ का। ओके, तो अपन इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। आज हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अपना हेल्थ स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। देखो, इन व्यू ऑफ फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है तीन चीज में डिवाइड करके रखा है। किस चीज को तीन चीज में डिवाइड करके रखा है कि स्टेट सेंटर की पावर को तीन चीज में डिवाइड करके रखा है। देखो, ऑपरेशन एरिया ऑफ ऑपरेशन हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब पावर जो है उसको दो पार्ट में, दोनों पार्ट में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड करके रखा है। ऑपरेशन क्या क्या काम करना है, यूनियन को क्या काम करना है, स्टेट को क्या काम करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। इसी के साथ 7 शेड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्क्राइब क्या करता है, 3 एग्जीक्यूटिव लिस्ट ऑफ आइटम। 3 एग्जीक्यूटिव लिस्ट को आइटम को डिस्क्राइब करता है। जैसा फर्स्ट होते हैं यूनियन लिस्ट, जिसमें दिए रहते हैं यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो काम करना है उसके अंदर यूनियन लिस्ट में होगा। स्टेट लिस्ट होगी जिसमें स्टेट को काम करना है वो स्टेट लिस्ट में होगा। और दूसरा सेकंड थर्ड जो है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों, जब सेंटर और स्टेट दोनों साथ में काम करेंगे किसी भी चीज का, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, कुछ आइटम होते हैं जैसे पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल, सैनिटेशन, ये कहाँ स्टेट लिस्ट में आते हैं। किसमें आते हैं? स्टेट लिस्ट में। द हेल्थ केयर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री एक्सटेंड फ्रॉम द नेशनल लेवल टू द विलेज लेवल। मतलब इसको नेशनल लेवल से लेकर विलेज लेवल तक बताया गया है हेल्थ की सेक्टर को। अपन पढ़ेंगे सबसे बड़ा सेंट्रल लेवल में पढ़ेंगे द ऑर्गेनाइजेशन एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, देखो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या काम करती है? ये यूनियन की मिनिस्ट्री है जो कि हेल्थ के प्लान और स्कीम को इंप्लीमेंट करती है। द मिनिस्ट्री हैज 3 डिपार्टमेंट। इसके कितने डिपार्टमेंट है? 3 डिपार्टमेंट। कौन कौन से? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, किसको बोलते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, रिसर्च के ऊपर वर्क करेंगे। तो 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। ओके, ईच ऑफ दीज डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट कौन हेड करता है? बाय द रिस्पेक्टिव सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होंगे वो इसको हेड करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट को। और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को सपोर्ट कौन करता है? सपोर्टेड बाय टेक्निकल विंग। टेक्निकल टीम होगी हेल्थ से रिलेटेड, वो इसको सपोर्ट करेगी, जिसके अंदर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस हेडेड बाई, कौन हेड करता है इसको? डायरेक्टर्स जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। समझ में आ गया? देन आफ्टर स्टेट लेवल में पढ़ेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन स्टेट लेवल पे होती हैं वो किस डिपार्टमेंट में आती है? स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और हर स्टेट में होती है जो कि हेड कौन करता है? मिनिस्टर, और विथ अ सेक्रेटरीट। जो सेक्रेटरीट होगा अंडर द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी और कमिश्नर। जो किसका सेक्रेटरी? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। ओके, द स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस एज द टेक्निकल विंग। इसमें टेक्निकल विंग भी होती है जो कि अटैच ऑफिस है किसका? किस डिपार्टमेंट से? स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से अटैच है। और इसको हेड कौन करता है? हेड बाय डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस। और टेक्निकल विंग को हेड कौन करेगा? डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, रीजनल लेवल। रीजनल लेवल में कुछ स्टेट जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अदर जोनल और रीजनल डिवीजन सेटअप, मतलब जोनल और रीजनल होंगे वो सेटअप करे जाएंगे, जो कि बिटवीन स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड सर्विस और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर, इनके कॉम्बिनेशन के थ्रू, ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू अपन को हेल्थ सर्विस देंगे रीजनल लेवल पे। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल में देखिए जितने भी हेल्थ प्रोग्राम होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो कैसे यूनिफाइड कंट्रोल, एक कंट्रोल पे होते हैं। ओके, It is link between the state regional structure on one side,
एक साइड में क्या स्टेट इसको कंट्रोल करेगी, दूसरी साइड में पेरिफेरल लेवल स्ट्रक्चर सच एज पीएससी पब्लिक हेल्थ सेंटर, सब सेंटर ऑन द अदर साइड, मींस स्टेट का कॉम्बिनेशन ऑन द वन साइड एंड द पीएससी और द सब हेल्थ सेंटर ऑन द अदर साइड। ओके, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा विद अ ओवरऑल कंट्रोल इज डिजाइनेटेड एज अ चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा जिसके कंट्रोल में होगा वो कौन होता है, सीएमएचओ, मतलब सीएमएचओ चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर। आप जाओ हॉस्पिटल में जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो आपको सीएमएचओ मिलेगा जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हेड होता है, और इसको डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डीएमएचओ भी होता है। ओके, आप देखिए, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सीएमएचओ ऑफिसर होगा जो कि पूरे उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हेड करता है। ओके, ये ऑफिसर पॉपुलरली नोन एज डीएमओ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डीएमओ भी बोलते हैं इसको, और सीएमओ भी बोलते हैं। ओके, जिसके आर एज ओवरऑल इंचार्ज ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, और ये पूरे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का चार्ज लेके रखता है डिस्ट्रिक्ट में। और डीएमओ और सीएमओ आर असिस्टेड बाय डिप्टी सीएमओ और प्रोग्राम ऑफिसर, और इनको असिस्ट कौन करता है, असिस्ट मींस इनको थोड़े बहुत इनको सलाह लेना है, किसी कंसल्ट करना है, तो वो इनको असिस्ट करेगा ये डिप्टी सीएमओ, और प्रोग्राम ऑफिसर इनको असिस्ट करेगा। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज इंस्ट्रूमेंटल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम ऑन ए नेशनल स्केल इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेशनल फैमिली वेलफेयर क्या है, देखो क्या करती है ये मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करती है, नई नई स्कीम देती है रिलेटेड टू हेल्थ, तो इसका काम है। ओके, और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेजर कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज क्या है, कोरोना हो गया, कोरोना पे आपने देखा होगा, कोरोना हुआ था तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सबसे ज़्यादा सजेशन दे रही थी कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। आपने देखा होगा कोरोना में टीवी पे आ रहे थे, जो मिनिस्टर थे, सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, वो आपको सजेशन दे रहे थे कम्युनिकेबल डिसीज को कंट्रोल करने के लिए। देन आफ्टर प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मैंने आपको कल के लेक्चर में आयुष सिस्टम पढ़ाया है, आप देखिए अल्टरनेटिव मेडिसिन है वो, और ट्रेडिशनल मेडिसिन भी बोलते हैं, इसका भी प्रमोशन करती है। ओके, इसके अलावा मिनिस्ट्री क्या करती है, स्टेट को असिस्ट करती है, स्टेट को सलाह देती है, किसमें, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ सीजनल डिसीज। मान लीजिए मौसम के हिसाब से डिसीज फैल रही है, कोरोना फैला था, आपको पता है स्टेट को गाइड करा था किसने, सेंटर ने स्टेट को हर वक्त गाइड किया था कि आप ऐसा काम करिए। ओके, क्योंकि सेंटर की बात माननी पड़ेगी, आपको मालूम है क्योंकि सेंटर पे हायर ऑथोरिटी है, तो सेंटर क्या करती है, सेंटर की मिनिस्ट्री है वो स्टेट को भी गाइड करती है, बताती है। आउटब्रेक एंड एपिडेमिक थ्रू टेक्निकल असिस्टेंस, और आपको टेक्निकल असिस्टेंस देगी स्टेट को। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज हेडेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसको हेड कौन कराए, यूनियन जो मिनिस्टर है, अभी इनका पुराना नाम लिखा हुआ है डॉक्टर हर्षवर्धन, ये थे 27 मई 2014 से ये मिनिस्टर थे, अब कोई और हो गया है हेल्थ का मिनिस्टर, ये पुराने मिनिस्टर का नाम लिखा है हर्षवर्धन। ओके, देन डिपार्टमेंट, इसके डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट मैंने बताए थे। पहला डिपार्टमेंट क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये डिपार्टमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल लेवल प्रोग्राम, जितने भी हेल्थ के प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या, उसमें कंट्रोल क्या होगा, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, और हॉस्पिटल को कंट्रोल करने के लिए, डिस्पेंसरी देखने के लिए दवाई सही जा रही है क्या, और मेडिकल एजुकेशन को भी कंट्रोल करती है ये डिपार्टमेंट। देन दूसरा डिपार्टमेंट कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, ये क्या करता है, प्रमोट करता है इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड ऑनगोइंग रिसर्च इन इंडिजिनस मेडिसिन। ओके, देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है, ये मेनली कंसर्न करती है किससे, रिसर्च एंड मेडिकल एंड हेल्थ एक्टिविटी, मेडिकल और हेल्थ एक्टिविटी में रिसर्च करती है। देन आफ्टर देखो आप पढ़ेंगे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, एम्स, जिसको बोलते हैं ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स क्या है, एम्स क्या है, ग्रुप ऑफ
ऑटोनॉमस गवर्नमेंट पब्लिक मेडिकल कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन। आपको पता है एम्स के अंदर स्टूडेंट होते हैं जो हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो हायर एजुकेशन है। एम्स में जाना बहुत बड़ी बात होती है, आपको उसके लिए नीट का पेपर निकालना पड़ता है। तो ये एम्स में जाना मतलब आपको बहुत बड़ा दर्जा मिलता है एम्स हॉस्पिटल में। तो ये क्या हायर एजुकेशन कॉलेज है एम्स, जो आपको हायर एजुकेशन देती है रिलेटेड टू हेल्थ और रिलेटेड टू डॉक्टर और जो भी है हेल्थ से रिलेटेड आपको एजुकेशन देती है। ये इंस्टीट्यूट डिक्लेयर करे गए एक्ट अधिवेशन पास करा पार्लियामेंट में, किस नाम से, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। एम्स न्यू दिल्ली में है। फॉर रनर ऑफ इंस्टीट्यूशन वॉज एस्टेब्लिश्ड 1956 में न्यू दिल्ली में एम्स को सेटअप करा गया। देन क्लियर, देन भी कम होना। इसके बाद 22 और बने इंस्टीट्यूट जो कि अनाउंस करे गए, और जनवरी 2020 तक 15 नए इंस्टीट्यूट ऑपरेट, 15 नए एम्स बन चुके हैं, और जिसमें से 8 और बनने वाले हैं जो कि 2025 में काम करना स्टार्ट कर देंगे, और इसी के साथ 6 एम्स और बनेंगे। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। देखो सबसे पहले एम्स कहाँ पर बना, 1956 में, अंडर कौन से एक्ट के अंदर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक्ट 1956। एम्स एक्ट 1956 में, 1956 में सबसे पहला एम्स बना। ओके, ये सबसे पहले प्रपोज कहाँ था, इसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज करा था कलकत्ता में। कलकत्ता में पहले एम्स बनाने के लिए चल रहा था, पर वो क्या हुआ कि दिल्ली में बन गया एम्स, क्योंकि वहाँ के जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे उनने मना कर दिया कि हमारे यहाँ एम्स नहीं बनेगा। तो रिफ्यूजल ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल विधान चंद्र रॉय, इनने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ नहीं एम्स, फिर दिल्ली में सेटअप हो गया था। और एक्ट ने क्या करा, एम्स न्यू दिल्ली बनाया, जो कि जाना जाता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसके नाम से, एम्स के नाम से, और इसको दर्जा भी दे दिया इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, स्टेटस भी मिल गया। और अमृता कौर वॉज इंडिया फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, और आप याद रखना अमृत कौर जो है वो सबसे पहली हेल्थ मिनिस्टर है। ओके, देन ऑब्जेक्टिव क्या है एम्स के, टू डेवलप अ पैटर्न ऑफ टीचिंग इन अंडर ग्रेजुएट मीन्स ग्रेजुएशन दे रहे हैं या हेल्थ से रिलेटेड जो भी है आपकी पढ़ाई, जो भी डॉक्टर बन रहे हैं वो एम्स में बनते हैं, अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन देते हैं और अपनी सारी ब्रांच में। और क्या करते हैं, टू ब्रिंग टुगेदर इन वन प्लेस एजुकेशन फैसिलिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल जो होते हैं, डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर डॉक्टर आए, नए डॉक्टर हैं, तो उनको एम्स के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिकल एजुकेशन, और सेल्फ मतलब कि आपको कोई भी देश से डिपेंड नहीं रहना है, आपको पूरी फैसिलिटी पोस्ट ग्रेजुएट की एजुकेशन की पूरी फैसिलिटी एम्स में मिल जाएगी। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, फंक्शन क्या है एम्स के, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग इन मेडिकल एंड रिलेटेड फिजिकल बायोलॉजिकल साइंस। आपको पता है मेडिकल और फिजिकल बायोलॉजिकल साइंस पे आपको इन्फॉर्मेशन, और पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट आपको देगी नर्सिंग एंड डेंटल एजुकेशन, नर्स की और डेंटल एजुकेशन, जो आपको मालूम है डेंटलिस्ट होते हैं जो आपके दांतों का इलाज करते हैं, वहाँ ये भी एजुकेशन मिलती है। इनोवेशन इन एजुकेशन, ठीक है, कोई भी नई रिसर्च करना है ये एम्स रिसर्च करता है, इसका वर्क है। प्रोड्यूसिंग मेडिकल टीचर फॉर द कंट्री, मेडिकल टीचर भी बनाएगा, जो मेडिकल के टीचर होते हैं वो भी है ना, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है उनको, और रिसर्च करी जाती है मेडिकल और रिलेटेड साइंस में और उससे रिलेटेड साइंस में। ओके, देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, नेशनल मेडिकल कमीशन NMC, ये क्या है, इंडियन रेगुलेटरी बॉडी है जिसमें 23 मेंबर हैं जो कि रेगुलेट करते हैं मेडिकल एजुकेशन को, मेडिकल प्रोफेशनल को। क्या रेगुलेट करते हैं, मेडिकल एजुकेशन को, मेडिकल प्रोफेशनल को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इसने किसको रिप्लेस किया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इन 25 सितंबर ऑफ 2020 में रिप्लेस कर दिया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। और ये कमीशन क्या करता है, ग्रांट रिकॉग्निशन ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशन। ओके, आपको पता है ग्रांट देता है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनको ग्रांट देगा, मतलब पैसे देता है, ये अप्रूव करेगा। ओके, एक किसी लाइसेंस देना है, किसी मेडिकल कॉलेज को लाइसेंस देना है, तो आपको नेशनल मेडिकल कमीशन से लाइसेंस लेना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए और स्कूल खोलने के लिए, या फिर ग्रांट रजिस्ट्रेशन टू मेडिकल प्रैक्टिशनर, या फिर आपको डॉक्टर हो गए आप
मान लीजिए डॉक्टरी कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से कि हमें डॉक्टरी करना, प्रैक्टिस करना डॉक्टरी, तो लाइसेंस, बिना लाइसेंस के आप डॉक्टरी नहीं कर सकते। तो यही नेशनल मेडिकल कमीशन आपको लाइसेंस देगा, जो रजिस्टर करेगा, और मॉनिटर मेडिकल प्रैक्टिस एंड असेस द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना है, कॉलेज बनना है सरकारी, उन पर भी नजर रखेगा। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शन ऑफ एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन के फंक्शन क्या है? लेइंग डाउन पॉलिसी फॉर रेगुलेटिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उनको रेगुलेट करने की पॉलिसी बनाएगा, मेडिकल प्रोफेशनल को रेगुलेट करने की पॉलिसी बनाएगा, एंश्योरिंग कंप्लायंस बाय द स्टेट मेडिकल काउंसिल, क्या करेगा कि स्टेट मेडिकल काउंसिल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, किस लिए? रेगुलेशन मेड अंडर द बिल, और रेगुलेशन करने के लिए, और मेडिकल काउंसिल पर फ्रेमिंग गाइडलाइन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फीस फॉर अप टू 50% ऑफ द सीट इन द प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है उनमें कम से कम 50% जो फीस होती है बच्चों की वो सरकार डिसाइड करती है, ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो प्राइवेट पर्सन होगा वो डिसाइड करेगा। मतलब 50% सीट की फीस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ये डिसाइड करेगा नेशनल मेडिकल कमीशन। और एपीलेट पावर, अगर कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो वो एपीलेट की पावर है इस पर सुनने की। और कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आपको पता है नीट का एग्जाम भी यही कंडक्ट कराता है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर कहते हैं। देखो आईसीएमआर एपेक्स बॉडी है इंडिया में जो कि फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन और प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, ये रिसर्च के ऊपर काम करती है। आईसीएमआर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एपेक्स बॉडी है बहुत बड़ी आईसीएमआर, कई सारी रिसर्च करी है इसने, कई सारे इसके ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी इन द वर्ल्ड, मतलब समझो वर्ल्ड में सबसे बड़ी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च करती है मेडिकल में। आईसीएमआर को फंड कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके थ्रू? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये दोनों मदद करते हैं, इसको सपोर्ट करती है, स्पॉन्सर करती है रिसर्च को, आईसीएमआर के रिसर्च को। ओके, देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो गवर्निंग काउंसिल है जो आईसीएमआर की, वो प्रिसाइडेड ओवर बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो मिनिस्टर होगा वो इसको प्रिसाइड करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, वो गवर्निंग बॉडी को हेड करेगा। ओके, इट इज असिस्टेड इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैटर बाय साइंटिफिक एडवाइजर बोर्ड, और इसको साइंटिफिक और टेक्निकल एडवाइस कौन देगा? साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड, जिसमें कि कौन कौन होंगे? एमिनेंट एक्सपर्ट इन डिफरेंट बायोमेडिकल डिसिप्लिन। ओके, 1911 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सेटअप करा? इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन रिसर्च करा, जो कि जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जो रिसर्च हो रही है उसको स्पॉन्सर करना, कोऑर्डिनेटिंग मेडिकल रिसर्च इन द कंट्री, जो भी कंट्री के अंदर मेडिकल रिसर्च हो रही है उसको स्पॉन्सर करना, पैसे देना और प्रमोशन करना। ओके, इट वाज रीडिजाइन एज द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर के नाम से इसको नाम बदल दिया। कब बदल दिया इसका नाम? ओके, इन 1949 में इसका नाम चेंज कर दिया। किसका नाम चेंज कर दिया? इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन का नाम चेंज कर दिया आईसीएमआर 1949 में। कंसिडर्ड एक्सपांडेड स्कोप ऑफ फंक्शन, और कई सारे फंक्शन एक्सपांड कर दिए इसके। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शन देखते हैं आईसीएमआर के। सेटिंग अप सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च इन डिफरेंट रिसर्च एरिया, कई सारे रिसर्च एरिया में रिसर्च करना मेडिकल से रिलेटेड। टास्क फोर्स स्टडी विच एम्फेसाइज अ टाइम बाउंड गोल ओरिएंटेड अप्रोच विथ क्लियरली डिफाइंड टारगेट, और टारगेट होगा पर्टिकुलरली। ओके, ओपन एंडेड रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर ग्रांट नीड रिसीव फ्रॉम द साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट को देगा रिसर्च करिए आप इसके ऊपर। ओके, देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी क्या है पढ़ते हैं इसके बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी कहाँ पर है? पुणे में है, और ये कब? इंडियन वीरोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और इसमें वन ऑफ द ट्रांसलेशन साइंस सेल पार्ट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर का ये पार्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी जो पुणे में सेटअप है, क्वेश्चन आ सकता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी कहाँ पर है, तो पुणे में। क्वेश्चन आया था 2020 में प्रीलिम्स में कि इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी कहाँ पर है, तो पुणे उसका आंसर था। ओके, इट वाज प्रीवियसली नोन एज द वायरस रिसर्च सेंटर, उसको पहले क्या जाना जाता था? वायरस रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता था, जो कि फाउंड कैसे हुआ? किसके कोलैबोरेशन के साथ? रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन हुआ, उसी के साथ इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी को सेटअप करा। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एक इंडियन पब्लिक हेल्थ है जो न्यूट्रिशन और ट्रांसलेशन रिसर्च लोकेटेड इन हैदराबाद, जो कि हैदराबाद में सेटअप है। ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, ओल्डेस्ट रिसर्च सेंटर है इंडिया में और द लार्जेस्ट सेंटर, सबसे बड़ा सेंटर है अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये ICMR के अंडर आता है, लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ ओस्मेनिया यूनिवर्सिटी, और ओस्मेनिया यूनिवर्सिटी के बगल में ये सेटअप है। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये हैदराबाद में न्यूट्रिशन फोकस करता है। माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे दुबले पतले हो रहे हैं, तो इस पर ये रिसर्च करेगा और ये ICMR के अंडर आता है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखो ये का इसको बोलते हैं नार्ड, NARD, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि कौन चलाता है, ICMR के अंडर में आता है। एपेक्स बॉडी इन इंडिया है जो कि फॉर्मुलेट करती है, कोऑर्डिनेशन करती है और प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। ओके, ये तो जे कब सेटअप हुआ, 1992 में सेटअप करा इसको, विद द पर्पज ऑफ टू प्रोवाइड लीडरशिप इन द बायोमेडिकल रिसर्च ऑन HIV एड्स पर रिसर्च करने के लिए इसको सेटअप करा 1992 में, और ये एड्स के ऊपर रिसर्च करती है और ICMR के अंडर आती है। ओके, इट इज लोकेटेड इन पुणे में ये सेटअप है, आप इसको याद रखना, पूछ सकते हैं नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये भी पुणे में है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, देखो इसको बोलते हैं ARHNPH, ये पायनरिंग इंडियन इंस्टीट्यूट है रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन पब्लिक हेल्थ एंड अलाइड साइंस इन कोलकाता, ये कोलकाता में सेटअप है। आपको याद रखना कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कहाँ पर है, कोलकाता में सेटअप है। ये कब बनाया इसको, 30 दिसंबर ऑफ 1932 में इसका सेटअप हुआ, किसके असिस्टेंट से, रॉकफेलर फाउंडेशन के असिस्टेंट से, और ये फंक्शन किसके अंडर करती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस न्यू दिल्ली, उनके अंडर काम करती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, ये क्या है, ये इंडियन नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है जो फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस पर काम करती है। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अपना प्लान टू ब्रिंग ऑल मेडिकल डिवाइस इंक्लूडिंग इम्प्लांट एंड कंट्रासेप्टिव, ओके, अंडर द रिव्यू ऑफ सेंट्रल ड्रग एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका काम है सेंट्रल ड्रग पर रेगुलेट करना कि ड्रग्स हार्मफुल तो नहीं है ह्यूमन बॉडी के लिए, गलत ड्रग्स तो नहीं बनना, कोई नशे वाला ड्रग्स तो नहीं बना रहा, तो उस पर नजर रखती है। ठीक है, ये ICMR के भी अंडर आती है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ओके, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो रिस्पॉन्सिबल रहती है अप्रूवल ऑफ लाइसेंस ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ड्रग। आप मानिए आप रिसर्च होती है, कोई नया ड्रग्स बनता है, कोई नई दवाई बनती है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी इससे, जब ये आपका अप्रूव होगा तभी मार्केट में वो ड्रग्स आएगा। तो आपको सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले उनको चेक कराना पड़ेगा कि इफेक्टिव है, टेस्टिंग होगी, देन आफ्टर वो मार्केट में आएगा ड्रग्स। ओके, ब्लड का भी, ब्लड प्रोडक्ट कुछ ही बना रहे हो, फ्लूइड वैक्सीन इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, नेशनल सेंटर ऑफ वायरोलॉजिकल साइंस, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस कहाँ पर है। नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस बेंगलोर में है, और कर्नाटका एक रिसर्च सेंटर है जो कि बायोलॉजिकल रिसर्च पर काम करती है। ये पार्ट किसका है, टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR का पार्ट है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काम करता है। किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। द मैंडेट ऑफ इज बेसिक एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन द फ्रंटलाइन एरिया ऑफ बायोलॉजी, और बायोलॉजी पे काम करती है, बायोलॉजी पर रिसर्च करेगी। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, वीडियो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, वीडियो को लाइक करिए और इसी के साथ शेयर करिए। जो भी आपके फ्रेंड है इकोनॉमिकल वीक है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहा, तो उनका थर्ड पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ कमेंट करिए रिलेटेड टू बैचेस, रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज ऑफ MPPSC, और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, हमारे नई वीडियो की इजीली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।